कि आप लोगों की आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रॉस सेक्शन डेटा एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कांस्टेंट वेरिएंसेस। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, इस टॉपिक को और इस आइडिया को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने से पहले हमें टू टाइप्स ऑफ डाटा के का जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है और सेकेंडली टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस में जो है वो डाटा की जो टाइप्स हैं उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो डाटा की टाइप पे भी डिपेंड करती है कि डाटा के टाइप पे भी जो है वो डिटरमिन करती है। इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में ये बेसिकली डिटरमिन किया जाता है कि डाटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल डाटा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब क्रॉस सेक्शनल डाटा रेफर्स टू द डाटा, एक ऐसा डाटा जिसको जिसको हम जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए, एंटिटीज के लिए, कंट्रीज के लिए, फॉर्म्स के लिए या दूसरे सिंगल यूनिट्स के लिए जो है वो कलेक्ट करते हैं फॉर अ सिंगल पॉइंट इन टाइम एट अ वन पॉइंट इन टाइम के इसमें टाइम पीरियड या ईयर एक होता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल्स या एंटिटीज या फॉर्म्स या कंट्रीज जो है वो एंड ये यूनिट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, the data collected on many different individuals or entities at a one point in time कि इसमें टाइम जो है वो ईयर जो है वो टाइम जो है वो सिंगल होता है, लेकिन इसमें जो एंटिटीज होती हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं डाटा सेट में, वो डिफरेंट होते हैं। अब इस तरह के डाटा सेट में जो है वो एक ऑब्जर्वेशन जो है, एक ऑब्जर्वेशन जो होती है वो डिफरेंट एंटिटी को, डिफरेंट यूनिट को बेसिकली रिप्रेजेंट करती होती है। लेकिन डाटा सेट में जो सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो सेम टाइम पीरियड से जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है। ठीक है, कि सपोज करें कि क्या कहते हैं कि एक रिसर्चर ने जो है वो 500 हाउस होल्ड्स का डाटा जो है वो कलेक्ट किया 2024 के लिए। अब यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स हैं, एक हाउस होल्ड जो है वो डिफरेंट यूनिट है, लेकिन ईयर जो है वो सेम है। ठीक है, सिमिलरली जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया जी 200 फर्म्स का। ठीक है, 200 फर्म्स के प्रॉफिट्स का, और कौन से साल के लिए, 2023 के लिए। तो ये वाला डाटा भी जो है जिसमें एंटिटीज डिफरेंट है लेकिन टाइम पीरियड सिंगल है, तो उसको जी हम क्रॉस सेक्शनल डाटा बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी यहाँ पे मैंने लिस्ट की हुई है। ये क्या कहते हैं कि वेजेस जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर में जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की जो वेजेस होती हैं वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो वेजेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज इन 1959, द डिफरेंट इंडस्ट्रीज की जो वेज रेट था वो 1959 में क्या था। ठीक है, जीडीपी ऑफ 100 कंट्रीज इन 2022, ये 2022 में 100 कंट्रीज का जीडीपी क्या था। ठीक है, तो बेसिकली इन सब में ईयर एक है। ठीक है, इन सारे केसेस में जो है वो की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, लेकिन उन डिफरेंट यूनिट्स को जो है वो एट अ मोमेंट इन टाइम या एट अ सिंगल वन पॉइंट इन टाइम में जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। ईच ऑब्जर्वेशन डिफरेंट यूनिट होगी और उसमें डिफरेंट जो है वो यूनिट्स को जो है वो सिंगल पॉइंट इन टाइम में जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसको हम सिंपली जो है वो इस टेबल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक हाउस होल्ड का जो है वो एक पर्टिकुलर ईयर में जो है वो डाटा लिया है, जिसे हम डाटा लिया है जिसे हम क्रॉस सेक्शनल डाटा बोलेंगे। तो ईच रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड 1 का डाटा है, ये हाउस होल्ड 2 का डाटा है, ये हाउस होल्ड 3 का डाटा। ठीक है, लेकिन इस डाटा को जो है वो सेम ईयर के लिए जो है वो कलेक्ट किया गया। ठीक है, अब हाउस होल्ड्स का जो इनकम लेवल जो है वो ग्रेटली एक दूसरे से डिफर कर रहा है। ठीक है, जो बेसिकली यही सजेस्ट कर रहा है कि ऑब्जर्वेशंस के दरमियान जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा
लार्ज है कि हाउस होल्ड 1 की जो इनकम है वो 18,000 है, तो हाउस होल्ड 5 की इनकम जो है वो 1,20,000 है। तो हाउस होल्ड ईच यूनिट के दरमियान जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो जी क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो है वो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिनका डाटा जो है वो एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम में जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे जी टाइम सीरीज डाटा के टाइम सीरीज डाटा का कॉन्सेप्ट क्या है। अब टाइम सीरीज डाटा में जो है वो ऑब्जर्वेशंस के लिए जो है वो टाइम सीरीज डाटा द डाटा कलेक्टेड फॉर द सेम यूनिट ओवर टाइम। ठीक है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम यूनिट के लिए कलेक्ट की जाती हैं, लेकिन ऑब्जर्व यूनिट सेम रहता है लेकिन टाइम पीरियड्स जो होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें यूनिट जो है वो सेम रहता है लेकिन इसमें टाइम जो है वो चेंज होता है। ठीक है, कि अगर हम इंडिया का जीडीपी स्टडी करना चाहते हैं तो इंडिया का जीडीपी यूनिट जो है वो सेम रहेगा लेकिन उसी यूनिट को जो है वो हम मल्टीपल ईयर्स के लिए जो है उसका डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे कि इंडियाज जीडीपी फ्रॉम 1990 टू 2020। तो ये डाटा जो है ये टाइम सीरीज डाटा कहलाएगा कि जिसमें यूनिट सेम रहता है लेकिन उसी सेम यूनिट्स का डाटा जो है वो मल्टीपल टाइम पीरियड्स के लिए कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कि हम सेम ही कंट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन बट फॉर डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट है जी, अगर हम इन्फ्लेशन यूनाइटेड स्टेट की जी इन्फ्लेशन रेट को जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं 2000 से 2025 तक, तो इसमें जो है वो यूनिट जो है वो सेम है। ठीक है, कि हम जो है वो यूनाइटेड स्टेट कंट्री भी सेम है और हमारा यूनिट भी सेम है लेकिन डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं जी मल्टीपल ईयर्स के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है जी अ कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम 2010 तो 2024 के कंपनी सेम है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी है उसी का ही डाटा हमने कलेक्ट करना है लेकिन फॉर द स्पेसिफिक ईयर्स। ठीक है, कि फॉर मल्टीपल ईयर्स एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट का डाटा कलेक्ट करना है हमने इस पीरियड के लिए कि यहाँ पे टाइम पीरियड मल्टीपल, यहाँ पे जो ईयर्स जो है वो मल्टीपल ईयर्स हैं लेकिन कंपनी जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसको जी हम कहेंगे इस तरह के डाटा को कहेंगे जी ये टाइम सीरीज डाटा। अब इसको हम जो है वो विजुअली भी देख लेते हैं कि जी ये किसी कंट्री का जी इंडिया का जीडीपी है। ठीक है, अब यूनिट यहाँ पे सेम है। ठीक है, लेकिन इस सेम यूनिट की जो वैल्यू है इसको हम मल्टीपल ईयर्स के लिए जो है ना वो कलेक्ट कर रहे हैं कि 2019 में जीडीपी ये था, 2020 में ये था, 2023 में इसकी वैल्यू ये थी। ठीक है, कि यहाँ पे यूनिट जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन ईयर्स जो है इसमें यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे कंट्री सेम है लेकिन यहाँ पे जो है उस उनकी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो डिफरेंट ईयर्स के लिए जो है ना वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो सेम है लेकिन उस इकोनॉमिक सिस्टम को जो है वो डिफरेंट ईयर्स के लिए ऑब्जर्व किया जा रहा है। कि यहाँ पे जो है वो डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल डाटा। अब हमने टाइम सीरीज डाटा का क्रॉस सेक्शनल डाटा का क्या कहते हैं डिफरेंस देख लिया कि टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो क्या कहते हैं हेट्रोसिडास्टिसिटी जो है, अगर ये जो हेट्रोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम है ये हमारे टाइम क्रॉस सेक्शनल डाटा में ही क्यों जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कि क्यों क्रॉस सेक्शनल डाटा जो है वो हेट्रोसिडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो है ना हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, हमें क्रॉस सेक्शनल डाटा के बारे में पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल डाटा बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। तो जब हम क्रॉस सेक्शनल डाटा सेट लेते हैं, जब हम क्रॉस सेक्शनल डाटा की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ जो है वो क्लियरली है, क्लियर हमने उसकी डेफिनेशन से भी देखा कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंट यूनिट्स की जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। ठीक है,
कि यहाँ पे अगर हमने देखा कि डिफरेंट यूनिट्स में जो आ जाते हैं कि ये यूनिट्स जो हैं वो हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, फार्म्स भी हो सकती हैं, इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, रीजन्स भी हो सकते हैं, कंट्रीज भी हो सकती हैं। और ये यूनिट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा रेयर होगा कि क्या कहते हैं कि इनमें कोई कॉमन जो है वो सेम इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करे। तो इसमें इनमें जो है वो वेरिएबिलिटी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो की पॉइंट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो है वो ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कि एक क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायमेंशन में जो है वो एक यूनिट जो है वो एक ऑब्जर्वेशन जो है वो वेरी करती है। कि फॉर एग्जांपल हम एक फॉर्म को ले लेते हैं। अब एक फॉर्म जो है वो साइज में डिफर करती है, ठीक है। हाउस होल्ड अब फॉर्म्स को अगर ले लें तो फॉर्म्स कोई लार्ज स्केल फॉर्म्स होती है, कल कोई स्मॉल साइज फॉर्म्स होती हैं। हाउस होल्ड्स को ले लें तो हाउस होल्ड्स इनकम के लेवल में डिफर करते हैं। कंट्रीज को ले लें तो कंट्रीज होती हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफर करती हैं, ठीक है। और वर्कर्स भी जो है, अगर हम वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स भी स्किल्स और प्रोडक्टिविटी में डिफर करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस जो होते हैं, ये बेसिकली डिफरेंसेस जो होते हैं, डिफरेंसेस जो होते हैं और या इकोनॉमिक बिहेवियर्स जो होते हैं, ये यूनिट्स को आइडेंटिकल नहीं रहने देते, ठीक है। इन ऑब्जर्वेशंस में जो है वो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, तो जिसकी वजह से जो एरर्स की वेरिएंस जो होती है वो क्रॉस ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ जो है वो चेंज होती है इस डाइवर्सिटी की वजह से। हम जो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिस्ट भी किया हुआ है कि क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो है वो यूनिट्स के जो साइजेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कि हमने जी फॉर्म्स का डाटा सेट ले लिया। अब कुछ फॉर्म्स होंगी जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम एम्प्लॉयज़ होंगे। एट द सेम टाइम कुछ ऐसी लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होंगी जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होंगे। तो जो स्मॉल फर्म्स होंगी वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी लिमिटेड होंगी, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी कम होंगे और वहाँ पे जो है वो रिलेटिवली यूनिफॉर्म वेजेस होंगी। कि वहाँ पे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की वेजेस हैं उनमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होंगी। जो लार्ज लार्ज फर्म्स होंगी उनके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके पास हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उनके पास स्किल्ड इंजीनियर्स होंगे और उनके पास जो है वो एट द सेम टाइम लो पेड वर्कर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो इस कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो वेजेस हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा लार्ज फर्म्स के और स्मॉल फर्म्स के। तो इन वेरिएशंस की वजह से भी क्रॉस सेक्शनल डेटा साइज की वेरिएशन की वजह से भी क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो है वो हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। अब सेकंड है जी, सेकंड सोर्स जो है वो डाइवर्सिटी का जो है वो जो हमारे जो यूनिट्स होते हैं उनका इनकम का डिफरेंस, ठीक है। कि यूनिट्स डिफर इन इनकम। सपोज करें कि हम हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन को स्टडी कर रहे हैं। अब जो लो इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं उनके पास जो है वो बड़ी लिमिटेड फाइनेंशियल चॉइसेस होती हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपनी इनकम का जो मेजर पार्ट है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज जैसे फूड है, रेंट है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उनकी चॉइसेस जो होती है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। और उनके जो कंजम्पशन के बिहेवियर्स होते हैं वो रिलेटिवली लो इनकम फैमिलीज के मोर और लेस सेम होते हैं। लेकिन जो हाई इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं उनके पास जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं स्पेंड करने के, अपनी मनी को इन्वेस्ट करने के। तो कुछ लोग अपनी मनी को हेवली इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी मनी को लग्जरी गुड्स पे स्पेंड करते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी मनी को जो है वो लार्ज अमाउंट में सेव कर लेते हैं। तो उनके कंजम्पशन पैटर्न जो होते हैं तो जिसकी वजह से उनके पास जो है वो इन्वेस्ट करने के जो है वो स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। तो जिसके नतीजे में जो कंजम्पशन पैटर्न्स होते हैं वो हाई इनकम फैमिलीज के जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिड होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो इस वजह से भी जो है वो क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो है वो हेटेरोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इस सेम लॉजिक को जो है वो जी स्ट्रक्चर पे अप्लाई करें कि यूनिट्स जो है उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। कि डिफरेंट जो है वो
अगर हम इसे प्रोडक्टिविटी पे, रिसोर्सेज पे या ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर पे अगर हम इसे अप्लाई करें, कि कुछ फर्म्स जो होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जबकि कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सिंपलर स्ट्रक्चर में जो है वो काम कर रही होती हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस जो हैं, ये बेसिकली डिफरेंसेस जो हैं वो इकोनॉमिक आउटकम्स में जो वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है? प्रॉफिट्स, वेजेस और आउटपुट्स की जो है वो फर्म्स के लिए जो है वो वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे, अब यूनिट्स में इतने ज़्यादा अगर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। कि सपोज करें हम स्टडी कर रहे हैं कि हम इनकम और सेविंग के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। अब हाउस होल्ड जिनकी लो इनकम है, ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा लो वेरिएशन शो करेंगे सेविंग में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिमिटेड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन वो वाले हाउस होल्ड जिनकी हाई बहुत ज़्यादा हाई इनकम है और वो और उनके पास वो अपने सेविंग बिहेवियर में बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंसेस शो करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज मैनी फाइनेंशियल बिकॉज दे हैव मैनी फाइनेंशियल ऑप्शंस। तो सिचुएशन में जो है वो सेविंग का सेविंग का जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता जाएगा। जैसे जैसे इनकम की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेविंग का स्प्रेड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे-जैसे एरर तो फिर इसी तरह से एरर टर्म का स्प्रेड भी जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का साइज़ या मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एरर की वेरिएंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस के साथ-साथ अब कांस्टेंट नहीं रहेगी। इंस्टेड ऑफ हैविंग द सेम वेरिएंस फॉर एवरी ऑब्जर्वेशन, द वेरिएंस जो है वो अब जो है वो लार्जर यूनिट के लिए लार्ज होगी और स्मॉलर यूनिट्स के लिए स्मॉल हो जाएगी। तो उसी सिचुएशन को तो बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स जो है वो हेटेरोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। तो जिसका सिंपली मतलब ये है कि वेरिएंस एरर टर्म की जो वेरिएंस जो है वो फिर थ्रू आउट ऑल ऑब्जर्वेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो है वो इकोनॉमिक यूनिट्स के दरमियान जो नेचुरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और जब इकोनॉमिस्ट जो है वो क्रॉस सेक्शनल डाटा सेट को एनालाइज करते हैं तो फ्रीक्वेंटली इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे जो रेजिडुअल्स का जो स्प्रेड है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, जो एरर टर्म की वेरिएंस को जो है वो कांस्टेंट रहने नहीं देती। तो ये वजह जी क्या कहते हैं कि क्यों क्यों जो है वो क्रॉस सेक्शनल डाटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। अब हम इसको एक बड़ी ही एग्जांपल में के साथ जो है वो डिटेल में भी देखेंगे। तो ये है जी हमारी इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की एग्जांपल ली है। बेसिकली मैं आप लोगों की गुजराती की जो इकोनोमेट्रिक्स की बुक है उसको फॉलो कर रही हूँ और उसमें ये एग्जांपल दी गई है, वहाँ से मैंने एग्जांपल दी है। आपने जो कुछ भी लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों ने वहीं से ही पढ़ना है। तो बेसिकली सपोज इसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लिया गया है और इसमें जो है वो फॉर्म साइज का, एवरेज कंपनसेशन का और स्टैंडर्ड एविएशन का डाटा दिया गया है। तो सपोज हमने डाटा कलेक्ट किया, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया जी कंपनसेशन पर एम्प्लॉय अक्रॉस फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। अब फॉर्म्स को जो है उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उनके पास जितने हैं उस हिसाब से उन्होंने उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब स्मॉलर फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा कम एम्प्लॉयज़ को जो है वो कम वर्कर्स जो है वो एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। और जो लार्ज कॉरपोरेशंस होंगी वो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स को जो है वो एज अ एम्प्लॉय रखेंगी। तो डाटा जो है वो इस डाटा को जो है बहुत ही ज़्यादा एक सिंप्लीफाइड वर्जन में जो है मैंने आपको यहाँ पे टेबल में जो है वो दिखा दिया। तो बेसिकली फर्म्स को जो है वो उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे कि फर्म में कितने वर्कर्स काम करते हैं उसकी बेस पे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और ये बेसिकली फॉर्म के साइज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब
दूसरा जी एवरेज कंपनसेशन पर एम्प्लॉय एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंपनसेशन विद इन ईच ग्रुप। ठीक है, दो ये डाटा और इसका जी हमने डाटा सेट लिया। अब जब हम एग्जामिन करेंगे एवरेज कंपनसेशन के कॉलम को, तो हम देख रहे हैं कि कंपनसेशन जो है वो बढ़ेगी जैसे जैसे फर्म का साइज बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे फर्म का साइज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज कंपनसेशन भी जो है वो बढ़ती जा रही है। कि स्मॉल फर्म्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तब ये वाली फर्म जिसमें 1 से लेकर 4 तक एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे एवरेज कंपनसेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कम, लोअर वेज रेट है यहाँ पे। जबकि जो बहुत ज़्यादा लार्ज फर्म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई वेज रेट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉलम में जो है वो पेयर हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या मेजर करती है कि एक ग्रुप के अंदर जो है वो कंपनसेशन जो है वो कितनी वेरी कर रही है। तो जो स्मॉल फर्म्स हैं उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रिलेटिवली लो है, जबकि लार्ज फर्म्स की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे जैसे फर्म्स का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब एवरेज कंपनसेशन इंक्रीज होती है तो कंपनसेशन की वेरिएबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कि अगर हम इसको प्लॉट करें, अगर हम एवरेज कंपनसेशन को जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखें और स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है अगर हम वर्टिकल एक्सिस पर रखें, तो हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कि हमें बेसिकली ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे डाटा का स्प्रेड जो है वो लार्ज होता जाएगा, वह जैसे डाटा का स्प्रेड जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू जो है, वेरिएबल का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये वो सेम वाला पैटर्न जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है जो हेटेरोसिडास्टिसिटी के केस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इकोनॉमिकली ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि व्हाई दिस हैपन इन क्रॉस सेक्शनल डाटा, कि ठीक है कि क्यों जो है अगर हम देखें कि फर्म जो है वो किस तरह से जो है वो डिफर कर रही हैं एक दूसरे से। तो जो स्मॉल फर्म जो हैं उनके पास जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। उनके पास कम एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, काम करने के लिए, सिमिलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उनके जो वेज स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली यूनिफॉर्म है, उनमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो है वो सिमिलर सिमिलर रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें सिमिलर कंपनसेशन मिल रही है। वेजेस में वेरिएशन जो है वो स्मॉल फर्म्स के केस में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लार्ज फर्म को देखें, तो लार्ज फर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने पहले भी कहा उनके पास बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट है, ठीक है, और एक लार्ज कॉरपोरेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप एग्जीक्यूटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे उनकी सैलरीज में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस हैं, स्किल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, एंट्री लेवल पे वर्कर्स जो है वो लो वेजेस ले रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ कंपनसेशन के लेवल जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वेजेस में वेरिएशंस आ जाती हैं लार्ज फर्म के अंदर। ठीक है, वेजेस में वेरिएशंस आ जाती हैं लार्ज फर्म्स के अंदर, और जिसकी वजह से लार्ज फर्म्स और स्मॉल फर्म्स की वेजेस की वेरिएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो वेरिएबिलिटी डाटा सेट की वेरिएबिलिटी को बढ़ा देती है जैसे जैसे फर्म का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब जब हम इस तरह के डाटा सेट का जो है वो रिग्रेशन मॉडल रन करते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा को यूज करके, तो जो स्मॉल फर्म्स के जो रेजिडुअल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा रिलेटिवली स्मॉल होता है, क्योंकि वो जो हमारी रिग्रेशन लाइन होती है उसके करीब ही फॉल करते हैं। ठीक है, और जो लार्ज फर्म्स होती हैं वो उनके जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो रिग्रेशन लाइन से बहुत ज़्यादा
दूर होते हैं, ठीक है? और उनके जो रेज़िडेंस होते हैं, उनका साइज़ भी जो है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो अब जब हम स्कैटर प्लॉट देखते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उनके जो रेज़िडेंस होते हैं, वो एक फ़नल शेप पैटर्न बना रहे होते हैं, जिस तरह से इस डायग्राम में दिया गया है कि एरोज़ का जो स्प्रेड है, वो इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे-जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। और ये पैटर्न जो है, ये बेसिकली हेटेरोसिडास्टिसिटी को शो कर रहा है कि एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, और ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे क्रॉस ऑल द ऑब्जर्वेशंस एरर टर्म की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रही। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि क्या कहते हैं कि ये कि हमने टाइम से अगर हमने देखा कहा कि जो हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम है, वो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डाटा का प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे टाइम सीरीज डाटा में क्यों हेटेरोसिडास्टिसिटी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि टाइम सीरीज एनालिसिस में जो है वो बेसिकली हम सेम यूनिट को जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट यूनिट को जो है ऑब्जर्व नहीं करते, हम सेम यूनिट को जो है वो मल्टीपल ईयर्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कि हम जी अगर हम इंडिया का जीडीपी ले रहे हैं 2002 से 2024 तक, तो यहाँ पे जो है वो हम सेम कंट्री की जो है वो इकोनॉमिक, हम यहाँ पे हमारी कंट्री सेम है। ठीक है, कि हम सेम कंट्री की जो है वो इकोनॉमिक आउटपुट देख रहे हैं डिफरेंट ईयर्स के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ जीडीपी चेंज हो रहा है ओवर टाइम, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो है वो इकोनॉमी का वो रिलेटिवली कंसिस्टेंट है। ठीक है, कि इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहे ग्रेजुअली इवॉल्व कर जाएंगी, लेकिन लेकिन एक ईयर से दूसरे ईयर में वो ड्रास्टिकली उनमें एज सच नोटिसेबल चेंज नहीं आएगा। तो जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एज सच हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है। ठीक है, एरर टर्म की जो वेरिएबिलिटी होती है वो टाइम सीरीज डाटा के केस में जो है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, इसकी वजह से टाइम सीरीज डाटा के केस में हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता, या बहुत ज़्यादा जनरली बहुत लेस कॉमन होता है एज कम्पेयर टू क्रॉस सेक्शनल डाटा सेट, जहाँ पे जो है वो यूनिट्स जो है वो एक दूसरे से साइज और करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो ड्रामेटिकली जो है वो डिफर करते हैं एक दूसरे से, उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब एट द एंड आप लोगों को जिस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ये है कि क्रॉस सेक्शनल डाटा जो होता है, इसमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो वाइडली डिफर करती हैं स्केल में, रिसोर्सेज में, प्रोडक्टिविटी में और बिहेवियर में। और जैसे क्या कहते हैं, इन वेरी मैग्नीट्यूड इन वेरिएबल्स का जो मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है, तो आउटकम्स की जो वेरिएबिलिटी है या स्प्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये नेचुरल डाइवर्सिटी जो होती है वो डिफरेंट यूनिट्स के अक्रॉस जो है वो एरर टर्म की जो है वो वेरिएंस को कांस्टेंट नहीं रहने देती, जिसकी वजह से हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम जो है वो राइज होता है। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं आप लोगों की के क्रॉस सेक्शनल डाटा में जो है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करता है। इस लेक्चर को हमने काफ़ी डिटेल से देखा है, होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आ